Hello students, welcome in our geography class. Today I am going to start a new chapter number 3, Interior of the Earth. So in this chapter we are going to understand about the interior structure of Earth. हमारा अर्थ कैसा है अंदर से, आपको कैसा लगता है कि हमारा अर्थ का नेचर कैसा होगा। बचपन से हम एक चीज तो सुनते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन वो गोल जो आकार है वो कैसा है? क्या ये क्रिकेट बॉल की तरह ठोस है या फिर ये एक हॉलो बॉल है जिसका आउटर एरिया बिल्कुल प्लास्टिक जैसा है, जैसे प्लास्टिक बॉल होती है वैसा है। तो आखिर किस तरीके का है हमारा अर्थ? हमारे अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हम बहुत सारे मीन्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में हम बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकते। हमारे अर्थ के इंटीरियर में हम कॉन्टिनेंटल एरियाज में सिर्फ 3 to 4 हमारा लास्ट रीच है अर्थ पर, और इन द ओशियन पार्ट द लास्ट रीच इज नियरली 11 to 12 किलोमीटर। इसके आगे वी आर नॉट एबल टू गेट इनसाइड द अर्थ। व्हाई? हैव यू एवर सीन द वॉल्केनिक इरप्शन? क्या आपने वॉल्केनिक इरप्शन देखा है? मे बी आपने अपने इननेक्ड आइज से नहीं देखा होगा, लेकिन उसके इमेजेस, उसके वीडियोस तो आपने टीवी पे जरूर देखे होंगे। क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन में? वॉल्केनिक इरप्शन में मेजरली जो क्रैटर होता है वहां से वो मैग्मा बाहर आता है, और मैग्मा क्या है? मॉल्टन मिनरल्स। एंड वी नो दैट मिनरल को मेल्ट होने में बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए होता है, मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चाहिए एक मेटल को पिघलाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारा टेम्परेचर है। इसका तो सबसे कॉमन सा एक प्रूफ हो गया है वॉल्केनिक इरप्शन, जिसमें से मॉल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, ये सारी चीजें बाहर आती हैं, राइट? So students, the configuration of the surface of the earth is largely a product of process operating in the interior of earth. हमारे अर्थ के ऊपर का जो configuration है सरफेस का, वो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि अर्थ के इंटीरियर में किस तरह के प्रोसेस होते हैं। आपने पिछले चैप्टर में एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक इन दो शब्दों को सुना था। These words are the forces which applied in the interior of the earth and the outer areas of the earth. And we know that due to these endogenetic and exogenetic forces, the surface getting the differentiation like mountain areas, plateau regions, plain areas. So that kind of variations found over the earth's surface due to these processes, the exogenic and the endogenic process, and this process constantly shaping the landscape, right? So proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete. लेकिन हम रियलिटी में बताएं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है फिजियोग्राफिक कैरेक्टर का हमेशा से इनकम्प्लीट रहा है if the effects of endogenic process are ignored. और वो कब इनकम्प्लीट रहेगा? अगर हम लोग एंडोजेनिक फोर्स की जो प्रोसेस है उनको नहीं समझेंगे तब तक। स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन? हमारा जो लाइफ है, हमारी फिजियोग्राफी जो है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और इसीलिए बहुत जरूरी भी है दैट वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस लैंडस्केप डेवलपमेंट। और इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ अ सुनामी वेव इज जनरेटेड, इट इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कई बार हमने बहुत सारी ऐसे नेचुरल हैपनिंग्स देखी है कि उनको महसूस करने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। सुनामी की वजह से ओशियन की जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, अचानक से सब कुछ स्टेबल है और हमारी अर्थ में वाइब्रेशन होने लगता है,
आखिर वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये सारी हैपनिंग हो रही है, जानना चाहते हैं हम, राइट? सो फॉर गेटिंग द नॉलेज रिगार्डिंग दीज काइंड्स ऑफ हैपनिंग्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ अवर अर्थ, कि हमारा अर्थ जो है वो इंटीरियर में कैसा है। स्टूडेंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन। एक बात तो बहुत क्लियर है कि वैसे तो हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज बात यह है कि उसके बावजूद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें इन लेयर्स के बारे में दी है। तो स्ट्रेंज बात क्या हुई कि आखिर वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इन साइंटिस्ट को अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट अस फाइंड आउट नाउ द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। स्टूडेंट्स, द अर्थ रेडियस इज नियरली 6370 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है ये 6370 किलोमीटर है, और ये इतना ज्यादा डीपन है कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर पहुंचना, सेंटर तक जा पाना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी obvious that no one can reach the center of the earth and make observation or collect samples of the material. So under such conditions, you may wonder how scientists tell us about the interiors of the earth and the type of minerals, the type of materials that exist at such depths. So more of our knowledge about the interior of earth is largely based on estimates. जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका इंटीरियर जो है बहुत ही हाई डेप्थ में है, और कोई भी, नॉट अ सिंगल ह्यूमन हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इन द इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ, देन हाउ कुड वी गेटिंग दीज नॉलेज? इट मीन्स दीज एंटायर नॉलेज आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन एंड इन्फ्रेंसेस। ये नॉलेज क्या है? ये एस्टिमेट्स है, अनुमान है, या फिर इन्फ्रेंसेस हैं। अपने जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस पे जो आइडियाज बनाते हैं उनको कहते हैं इन्फ्रेंसेस। सो येट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस को ऑब्जर्व करके और फिर पता लगाते हैं, फिर कोशिश करते हैं पता लगाने की कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं इन सोर्सेज को। लेट मी डिस्कस विद द डायरेक्ट सोर्सेज। तो द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक, राइट? हमारे पास अर्थ के इंटीरियर के बारे में अनुमान लगाने के लिए सबसे इजीली अवेलेबल मटेरियल क्या है? रॉक्स है, और ये रॉक्स हमें मिलते हैं माइनिंग करके। Student, do you know that the gold mines in South Africa are as deep as 3 to 4 kilometers, and going beyond this depth is not possible as it is very hot at this depth. अफ्रीका की जो गोल्ड माइंस है उनकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है, और इससे ज्यादा इंटीरियर में जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है इंटीरियर में। So beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depths to explore the conditions in the crustal portions. Scientists world over are working on two major projects such as Deepen Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project. तो अब यहाँ पर क्योंकि लैंड एरिया पर तो बहुत ज्यादा गहराई में जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है दो तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं अंदर के इंटीरियर को फाइंड आउट करने के लिए, और ये मेजर प्रोजेक्ट्स दो नामों से जाने जाते हैं। एक नाम है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशियन को गहराई में ड्रिल करना, और एक इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेट करना फिर अदर ओशियन से। तो द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, सबसे आज तक सबसे गहरा ड्रिल कहाँ किया गया है? आर्कटिक ओशियन में, कोला में, and has far reached a depth of 12 किलोमीटर। और हम कितनी गहराई तक जा सके हैं ओशियन में? 12 किलोमीटर की गहराई तक। and this and many drilling projects have provide large volume of information। और ना सिर्फ आर्कटिक रीजन में बल्कि इसके अलावा जितने भी ओशियंस में
ड्रिलिंग की गई उससे पता चला है वेरियस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ्स, और साथ में उन मटेरियल से जो कि डिफरेंट डेप्थ पर कलेक्ट किए गए उनके एनालिसिस से भी पता चलता है कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है। स्टूडेंट्स, अ डायरेक्ट सोर्स इज वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। वोल्केनिक इरप्शन भी एक ऐसा ही डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्स है जो कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल और मैग्मा इज थ्रोन आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लैबोरेटरी एनालिसिस। जब भी मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है तो उसमें आए हुए जो भी मटेरियल्स हैं उनको जब लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि हमारे अर्थ के डीपन एरियाज में गहराई में किस किस तरीके के वेरिएशन हैं। बट हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच। लेकिन ये मैग्मा कितनी गहराई से आए हैं, कितना डेप्थ है इनका, इसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दीज आर सम ऑफ द डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज क्या है? या तो हम डायरेक्टली एंटर करने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि हम एंटर कितना कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल एरियाज में हार्डली 4 किलोमीटर तक और ओशनिक एरियाज में हार्डली 12 किलोमीटर तक। और इनसे जो भी मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं, जो भी मटेरियल्स अंदर से लेकर के आते हैं, उनके एनालिसिस से पता चलता है। या फिर अगर नेचुरल इफेक्ट की वजह से मटेरियल बाहर आ जाए, और ऐसा नेचुरल इफेक्ट कब होता है? वोल्केनिक इरप्शन। तो इनकी वजह से भी हमको इंटीरियर का पता लगाने में हेल्प मिलती है। But except these direct sources, we are also getting the information by some of the indirect sources. What they are? Analysis of properties of matter indirectly provides information about the interior. We know through the mining activity that temperature and pressure increases with increasing distance. हमने एक चीज पता लगाने की कोशिश की है, जैसे जैसे हम माइनिंग एक्टिविटी के जरिए अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है गहराई बढ़ने के साथ साथ। सो इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज। और इससे ये भी पता चला है कि जो डेंसिटी है मटेरियल की वो भी डेप्थ में जाते जाते बढ़ने लगती है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी डेंसिटी वाले मटेरियल नीचे है, अंदर है। तो knowing the total thickness of earth, scientists have estimated the value of temperature. तो अगर हमें पता लगाना है, बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, थिकनेस पता लगाने के लिए अर्थ की टेम्परेचर को, प्रेशर को और डेंसिटी को, ये जो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डेप्थ पर मिलते हैं उनको एनालिसिस करते हैं और उनके एस्टिमेशन से बताते हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कितना गहरा होगा। तो द डिटेल्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक विद रेफरेंस टू ईच लेयर of the interior are discussed later in this chapter. इन सारे डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है हर लेयर के उसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। नाउ द अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर द मीटियोर्स। मीटियोर्स जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। However, it may be noted that material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. आज तक एनालिसिस करके पता लगाया गया है जो उल्कापिंड हमारे अर्थ के सरफेस पर आते हैं उनका मटेरियल और हमारे अर्थ का जो इंटीरियर मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट। ये जो मीटियोर्स हैं ये भी उन्हीं सारे सब्सटेंसेस से बने हैं जिस सब्सटेंस से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो हेंस दिस बिकम्स येट अनदर इंफॉर्मेशन source of information about the interior of the earth, right? And the other indirect source included gravitation, magnetic field and seismic activity. These are some of the other indirect sources. The gravitation force is not the same at different latitudes. आपको पता है gravitation force जो है वो हर latitude पर similar नहीं है surface के। It is greater near the poles and less at the equator. Gravity poles पर ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है।
एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंटर से डिफरेंस ज्यादा है इक्वेटोरियल जोन में। तो अगर सेंटर से डिफरेंस ज्यादा है इक्वेटर पर तो उसका सीधा असर पड़ता है उसकी ग्रेविटी पर। जो एरिया सेंटर के पास में होगा उसकी ग्रेविटी ज्यादा, और वो एरियाज कौन से हैं? पोलर एरियाज। इसीलिए पोलर एरियाज जो हैं वो थोड़े चपटे भी हैं, राइट? So the uneven distribution of mass of material within the earth influences this value। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, मटेरियल का मास अनइवन है, और ये इन्फ्लुएंस करता है उसकी वैल्यू को। The reading of gravity at different places is influenced by many other factors, and these readings differ from the expected values. Such a difference is called gravity anomaly। ग्रेविटी में अदर प्लेसेस पर डिफरेंशिएशन होता है, और ये जो डिफरेंस से अकर जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, ये जो डिफरेंसेस है, इनको ग्रेविटी एनोमली के नाम से जाना जाता है। ग्रेविटी एनोमलीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ग्रेविटी एनोमलीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? हमें मास के डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन मिलता है, किसी भी मटेरियल के मास में कितना डिफरेंसेस है क्रस्ट पर। मैग्नेटिक सर्वे जब हम लोग करते हैं तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्रिस्टल पोर्शन पर, एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। नाउ द थर्ड वन इज सिस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक एक्टिविटीज क्या होती है स्टूडेंट? सेस्मिक एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बट now we shall discuss this seismic activity, and this seismic activity means the study of seismic waves। और वो seismic waves क्या होती है? earthquake। सबसे सिंपल सी भाषा में seismic activity means earthquake। So these seismic activities, these seismic waves provide a complete picture of layered interior। in reality हमें अर्थ के इंटीरियर में लेयर्स है, इन लेयर्स का पता इन सिस्मिक वेव्स की वजह से ही मिला है। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक का मतलब होता है अर्थ का शेक करना, वाइब्रेट होना, और ये एक नेचुरल इवेंट है। कॉज क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो व्हाई डज द अर्थ शेक? क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि आखिर अर्थ शेक क्यों करती है, क्यों इतना वाइब्रेट होती है? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। जब फॉल्ट के आस में एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वजह से अर्थ शेक करती है। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, and however their tendency to move apart at same point of time overcomes the friction, and as a result the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly, and this cause a release of energy। देखो होता क्या है, इन सिंपल सेंस में समझा दूं मैं कि जब दो प्लेट्स, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की है, जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के सामने आती हैं, टकराती हैं, कमजोर प्लेट नीचे जाती है, मजबूत प्लेट ऊपर आती है, तो इन सब की वजह से होता है फ्रिक्शन। सिंपल सी चीजें हैं कि जब दो चीजें आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और जब किसी चीज से एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी ऐसी महसूस होती है जैसे कि वाइब्रेशन हुआ है, राइट? एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और जब एनर्जी वेव जो रिलीज होती है वो चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है, सारे डायरेक्शंस में। तो द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस। सरफेस पर आने के लिए ये एनर्जी जो है हर डायरेक्शन से ट्रेवल करती है। तो द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो वो पॉइंट जो कि सरफेस पर, या हम ये कहें कि वाइब्रेशन जहां हमें पहली बार महसूस होता है, उस वाइब्रेशन पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। जहां से रिलीज हुई उसे कहते हैं हाइपोसेंटर, और जहां अर्थ के
लेयर पर महसूस हुई उसे कहते हैं एपिसेंटर। तो इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। ये वो वाला इलाका होता है जहां पे पहली बार इस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया जाता है एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। और ये बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है, ये हाइपो सेंटर, और ये जहां पर महसूस हुआ अर्थ की लेयर पर, दैट इज कॉल्ड राइट। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दीज अर्थक्वेक वेव्स। तो ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि लगभग सभी अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के जो आउटर लेयर है वहां पर अकर होते हैं, और उस आउटर लेयर को हमने नाम दिया है लिथोस्फीयर। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। हम लोग डिफरेंट लेयर्स की बात करेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर और कितनी लेयर है। हमने आउटर लेयर का तो नाम रख दिया लिथोस्फीयर, क्या इसके अंदर और भी लेयर्स हैं? ऑफ है, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर। हम लिथोस्फीयर किसका नाम दे रहे हैं? जिसकी गहराई सरफेस से 200 किलोमीटर तक है, इस वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट called seismograph records the wave reaching the surface। और आपको पता है जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। इसका काम है वेव को रिकॉर्ड करना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। A curve of earthquake waves recorded on the seismograph, so that the curve shows 3 distinct sections, each representative different types of waves। 3 डिफरेंट तरीके की वेव्स शो होती हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। बॉडी वेव कौन सा होता है? जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है और इस तरीके से हर डायरेक्शन में वो अर्थक्वेक फैलता हुआ आगे आने की कोशिश करता है। तो ये वाली जो वेव्स हैं इनको कहते हैं बॉडी वेव्स। Hence the name body waves। The body waves interact with the surface rock। फिर क्या करती है बॉडी वेव? ये इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक के साथ एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, और एक नई सेट ऑफ वेव्स को जनरेट करती है। और उस जब ये रॉक से टकरा करके नए वेव्स को क्रिएट करती है तो इस नई वेव को कहते हैं सरफेस वेव। बेसिकली सरफेस वेव सरफेस जो होता है उस पर महसूस की जाती है। So these waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through material। आपको पता है इन वेव्स की वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि किस मटेरियल में ट्रेवल कर रही है। The denser the material, higher is the velocity। जो मटेरियल जितना घना होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, जो मटेरियल जितना लाइट होगा कम डेंस होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। Their direction also changes as they refract। और इनकी डायरेक्शन भी हमेशा चेंजेस होती है, चेंजेबल है, रिफ्रैक्टेटिव है, ठीक है, जैसे जैसे ये डेंसिटी के बाहर आती जाती है। तो हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स फाउंड एंड दे आर कॉल्ड P and S waves। P waves move faster and are the first to arrive at the surface। आपको पता है 2 तरह की बॉडी वेव्स को हमने एग्जामिन किया है और इनको नाम दिया है साइंटिस्ट ने P वेव और S वेव। P वेव्स जो है बहुत तेजी से चलती है और सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द P वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। P वेव बिल्कुल सिमिलर होती है साउंड वेव की, जैसे साउंड ट्रेवल करती है और जैसे ही साउंड किसी भी सॉलिड पार्ट से टकराती है उसमें और भी ज्यादा वाइब्रेशन होता है, सिमिलरली ऐसा ही कुछ इफेक्ट होता है P वेव का थ्रू गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, ऑल द मटेरियल। जैसे साउंड वेव्स भी हर तरह के मटेरियल में पास हो जाती है, वैसे ही P वेव्स भी गैसियस से, लिक्विड से, सॉलिड से, हर तरह के मटेरियल से पास हो जाती है। दूसरी है हमारी S वेव्स। S वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। P वेव के आने के बाद में जो वेव आती है उसे सेकेंडरी या S वेव के नाम से जानते हैं। An important fact about S waves is that they can travel only through solid materials। और जो खास बात है S wave के बारे में वो ये कि ये प्राइमरी वेव्स की जैसी नहीं होती हैं।
प्राइमरी वेव कैसी है, तीनों तरह के मैटर्स में से खुद को पास कर लेती है, जबकि एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में से ही पास होती है. तो इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर. और इसी एस वेव की वजह से बहुत ही कॉमन सा पैटर्न मिल जाता है साइंटिस्ट को समझने के लिए कि हमारा अर्थ का इंटीरियर जो है वो डिफरेंशिएटिंग है. हमारे अर्थ में हर तरह के मैटर है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है. So reflection causes waves to rebound, whereas refraction move in different directions, and the variation in the different of waves are inferred with the help of their record on seismograph. तो इनके बारे में कि डायरेक्शन किस तरीके से इन्फर्ड हो रही है, कैसे इनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो हम कैसे मेजर कर लेते हैं, सेस्मोग्राफ से. कुल मिलाकर इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेते हैं. The surface waves are the last to report on seismograph. सरफेस वेव जो होती है वो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पर. एंड दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव. और जो सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है, बहुत नुकसान करती है. दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अकर. डिस्प्लेसमेंट कर देती है रॉक्स का, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाते हैं. इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. नाउ द प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. नाउ students, let me examine the propagation of earthquake waves. earthquake किस तरीके propagate होती है, किस तरीके से expands होती है, फैलती कैसे है. So different types of earthquake waves travel in different manners, right? अभी हमने क्या देखा, दो तरह की waves देखी, प्राइमरी waves और सेकेंडरी waves. दोनों में डिफरेंस क्या देखे कि डिफरेंट ये जो waves हैं ये डिफरेंट मैनर में ट्रेवल करती है. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks. और जैसे जैसे ये मूव होती है, जैसे जैसे एक्सपेंड होती है, ये क्या कॉज करती है, वाइब्रेशन कॉज करती है उस रॉक बॉडी में. तो थ्रू विच दे पास. पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स. खासियत क्या होती है, पी वेव्स जो है जिस डायरेक्शन में मूव ऑन होती है उसी को पैरेलली वाइब्रेट करती है. एंड दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन. ये क्या करती है, जिस डायरेक्शन में ये मूव ऑन होती है उसी डायरेक्शन में मटेरियल को प्रोपगेट करती है. तो एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग. और जैसे जैसे ये प्रोपगेट होती है, फैलती है, वैसे ही इसका परिणाम क्या होता है, ये डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट करती है मटेरियल में, लीडिंग टू स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल. अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर. जबकि अदर जो थ्री वेव्स होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है. एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर. डायरेक्शन जो है एस वेव का वो परपेंडिकुलर है इन द वर्टिकल प्लेन. हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट. और इसीलिए क्या क्रिएट करती है, इस तरीके से ट्रफ और क्रेस्ट क्रिएट करती है. ऊपर जब उठती है करंट तो ट्रफ, और नीचे जब जाती है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट. इस तरीके का मूवमेंट ही क्रिएट करने की कोशिश करती है. तो सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स. और इसीलिए हम लोग इस एस वेव को, इस सरफेस वेव को ज्यादा डैमेजिंग वेव्स के नाम से जानते हैं. अंडरस्टूड द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन. Students, earthquake waves get recorded in seismograph located at far off locations. Earthquake waves को रिकॉर्ड किया जाता है seismograph पर, जिसमें far off locations भी आ जाते हैं कि कहाँ से earthquake happen हुआ है. However, there exist some specific areas where the waves are not reported, and such a zone is called the shadow zone. तो ऐसे एरियाज जहां पर अर्थक्वेक के वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उन स्पेसिफिक एरियाज को शैडो जोन कहा जाता है. सो द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन. अभी आगे चल करके फिगर में भी आपको कंसिडर करेंगे. फिगर 3.2 में शो द शैडो जोन ऑफ पी एंड एस. It was quietly observed that seismographs located at any distance within 105 degree from the epicenter. ये क्वाइटली है कि सिस्मोग्राफ पर जो डिस्टेंस लोकेट होता है वो मेजरली 105 डिग्री
एपिसेंटर से 105 लोकेट हो सकता है। टू द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स, दोनों तरह की वेव्स रिकॉर्ड हो जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। However, the seismograph located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves, but not that of S waves. लेकिन seismograph जो है वो 145 डिग्री तक एपिसेंटर के P वेव का अराइवल तो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन S वेव्स का अराइवल रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। And thus a zone between 105 to 145 from epicenter was identified as the shadow zone for both types ऑफ वेव्स। तो इसीलिए 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो एरिया होता है, इस एरिया को कहते हैं शैडो जोन एरिया, छाया क्षेत्र, राइट। सो द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 does not receive S waves. The shadow zone of S wave is much larger than that of P waves. तो 105 डिग्री का इसके बियॉन्ड जो एरियाज हैं वो सारे शैडो जोन है एस वेव्स के लिए, और ये एस वेव का शैडो जोन जो है पी वेव्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 to 145, जबकि पी वेव का जो शैडो एरिया है वो 105 से 145 के बीच का है, ठीक है, एपिसेंटर से दूर वाला इलाका। एंड द शैडो जोन ऑफ ओनली लार्जर इट एक्सटेंड बट इट आल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। एस जोन वाला शैडो जोन, एस वेव्स का शैडो जोन ना सिर्फ बड़ा होता है बल्कि 40% उसका एक्सटेंड ज्यादा भी होता है अर्थ सरफेस पर। नाउ यू कैन ड्रॉ फॉर प्रोवाइड यू नो लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से शैडो जोन क्रिएट कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो एपिसेंटर से, राइट। हियर वी डिस्कस मच अबाउट द अर्थक्वेक, द इमर्जेंस, द प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द टाइप ऑफ अर्थक्वेक। अब ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक का कारण सिर्फ एक ही हो, टेक्टोनिक मूवमेंट ही हो। स्टूडेंट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट के अलावा भी बहुत सारे रीजंस है अर्थक्वेक की हैपनिंग के लिए। तो लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये कॉमन है कि ज्यादातर अर्थक्वेक जो है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ही होते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण आते हैं। ये जनरेट होते हैं ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन के पास में जब दो प्लेट्स आकर के टकराती हैं तो कंपन होता है, ये कॉमन है, ऑब्वियस है। पर इसके अदर रीजंस भी, जैसे अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। कई बार वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक की तरह ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है। जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर से इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि अर्थ का जो प्लेट एरिया है उसमें कंपन आ जाता है। सो द सेकेंड रीजन इज वोल्केनिक इरप्शन, राइट। सी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है। पी वेव, ये शैडो जोन है, ठीक है, और ये इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। ये 105 ये जो इलाका है, these are the shadow zone of P. Here no direct P waves present. This is also the shadow zone. जहां पर ये जा रही हैं, these are the path of P waves. But where the P waves are not having the movement, this area called the shadow zone. And this area between 105 degree to 145, right? तो ऐसा एरिया जहां पर पी वेव्स नहीं चलती है उसको कहते हैं, देखो यहाँ पे एस वेव्स को, एस वेव्स का शैडो एरिया ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि एस वेव जो है हर ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो पाती है। तो 105 के बाद में बियॉन्ड जो भी एरियाज होते हैं, दिस एंटायर एरिया कमिंग इन दिस शैडो जोन, ठीक है, ये डिफरेंस है।
यहाँ हम लोग टाइप्स की बात करें, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। द थर्ड टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग। जहाँ पर भी इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से जो रूफ होता है अंडरग्राउंड, वो माइन का अंडरग्राउंड रूफ कोलैप्स हो जाता है और इसकी वजह से माइनर टर्मर्स हैपन एंड दीज कोलैप्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जब भी माइनिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, तो उस ड्रिलिंग की वजह से जो सरफेस होता है माइनिंग एरिया का वो कोलैप्स हो जाता है, और जब वो कोलैप्स होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कैसी लगती है, जैसे बहुत तेज भूकंप आ गया हो। फोर्थ, ग्राउंड शेकिंग may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices। अगर किसी केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस से एक्सप्लोजन हो जाता है तो उस एक्सप्लोजन की वजह से भी ग्राउंड जो है वो शेक करने लगता है, और ऐसे अर्थक्वेक को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। इन द लास्ट, फिफ्थ, द अर्थक्वेक that occur in the areas of large reservoirs are referred to as the reservoir induced earthquake। रिजर्वायर्स जहाँ पर मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर के सेडिमेंटेशन की वजह से कई जगह पर अर्थक्वेक अकर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द महाराष्ट्र द कोयना अर्थक्वेक, दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ अर्थक्वेक। होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक वेल। नाउ लेट अस मेजर द अर्थक्वेक। हम सभी जानते हैं कि मेजरिंग सिस्टम है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ पर अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है? द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक को या तो मैग्नीट्यूड की वजह से या फिर उसकी इंटेंसिटी के कारण, या फिर जो भी मैग्नीट्यूड कितना बना है, इंटेंसिटी कितनी है शॉक की, उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। तो द मैग्नीट्यूड स्केल इज ऑल्सो नोन एज द रिक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी नोटिस करता है, उस स्केल को रिक्टर स्केल कहते हैं। सिस्मोग्राफ डिवाइस होती है जिसपे स्केलिंग होती है, और वो स्केलिंग शो करती है कि मैग्नीट्यूड कितना है अर्थक्वेक का, और वो स्केलिंग रिक्टर स्केलिंग कहलाती है। तो द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज। मैग्नीट्यूड क्या है? ये रिलेट करता है उस एनर्जी रिलीज से जो कि क्वेक के समय आता है। अर्थक्वेक के समय जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स 0 to 10 and the intensity scale is named after Mercalli. Mercalli was an Italian seismologist. The intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is 1 to 12. एक होता है रिक्टर स्केल, दूसरा होता है मर्सली स्केल। मर्सली स्केल पर इंटेंसिटी मेजर की जाती है, रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। मर्सली स्केल इटालियन सिस्मोलॉजर थे, उन्होंने बनाया था, और इस पर पता चलता है कि डैमेज कितना कॉज हुआ है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है डैमेज की, वो पता लगाया जाता है मर्सली स्केल पर। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। आखिर जब ये अर्थक्वेक आता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? नॉर्मली वी नो दैट अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजर्ड, नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक, और the following are the immediate hazards effect of earthquake, and these are ground shaking, ground का शेक करना, कंपन करना, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, ग्राउंड का सेटलमेंट हो जाना। कई बार आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक की वजह से ग्राउंड सेटलमेंट हो गया, उसके ऊपर का जो सरफेस था, जो वेरिएशंस थे फिजियोग्राफी के, उनमें चेंजेस आ जाता है। लैंड एंड मड स्लाइड, कई बार जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड या मड स्लाइड आम बात होती है। सॉइल लिक्विफिकेशन, सॉइल लिक्विफिकेशन का मतलब होता है मिट्टी में एक तरीके से सॉइल का लिक्विडिफाई होकर के बह जाना। ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस, एवलांचेस का मतलब होता है बर्फ की चट्टान का टूट जाना। लैंडस्लाइड में क्या होता है? रॉक पार्टिकल पूरे के पूरे पहाड़ों से उतर जाते हैं, और एवलांचेस में क्या होता है? बर्फ की सिल्लियां जो है पहाड़ों से गिरने लग जाती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्राउंड अपनी जगह से हट करके एक नई जगह ले लेते हैं। कई बार अर्थक्वेक की वजह से फ्लड आ जाता है, डैम टूट जाते हैं,
फायर, आग लग जाती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती है, ऑब्जेक्ट्स गिरने लग जाते हैं, और जब ओशियन में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी क्रिएट करता है। The first 6 listed above have some bearing upon landforms, while others may be considered the effect causing immediate. जो पहले के 6 हैं एवलांचेस तक, ये तो नेचुरल हैपनिंग है, और बाकी के जो हैं वो उनका एक तरीके से इम्पैक्ट कह सकते हैं, राइट। सो द इफेक्ट कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल, हम सभी जानते हैं कि इन सब की वजह से जो लोगों की जिंदगी है, लाइफ है, प्रॉपर्टीज हैं, इन सब में काफी ज्यादा नुकसान होता है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रॉमर इज बिलो ओशनिक वाटर। सुनामी कब आएगी? जब एपिसेंटर कहाँ होगा? ओशियन वाटर के नीचे होगा, और मैग्नीट्यूड सफिशिएंटली हाई होगा, तभी सुनामी अकर होगी। सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रिमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। ये वेव्स जनरेट करता है, अर्थक्वेक नहीं होता। जब भी अंदर टेक्टोनिक प्लेट जो ओशियन वाली होती है, उनमें अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से जो ऊपर का पानी है उसमें हलचल होती है। Though the actual quake activity lasted for a few seconds, but its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on Richter scale. Normally जो केक होता है, जो क्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है, जो उसका इफेक्ट जो है डिवास्टेटिंग होता है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, कि कितने मैग्नीट्यूड पर है। नॉर्मली अगर रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 5 या उससे ज्यादा है तो उस अर्थक्वेक को डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक माना जाता है। अगर रिक्टर स्केल पर 5 या उससे कम है तो वो डिवास्टेटिंग, कहीं ये डिपेंड करता है कि वो एरिया किस तरीके का है, ठीक है। तो डिवास्टेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया। और आपको बता दें रिक्टर स्केल पर जैसे 1 से 2, 2 से 3 अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कहीं पर रिक्टर स्केल 2 पर आया और कहीं पर रिक्टर स्केल 3 पर आया, तो 2 से 10 गुना ज्यादा आया है 3 वाले रिक्टर स्केल पर भूकंप। समझ रहे हैं? See, there are some picture given related with the destruction of earthquake. A view of the destruction caused by tidal waves in Mariana Beach. मरीना बीच है इंडिया में, चेन्नई में। इस मरीना बीच पर जब टाइडल इफेक्ट हुआ तो किस तरीके से द एपिसेंटर इज सुमात्रा, सी हियर, और यहां से बढ़ता हुआ यहां तक पहुंचा था। और आपको पता है एशिया में डेथ रिकॉर्ड की गई थी 10,000। People walk through debris of their houses destroyed by tidal waves on the coastal area in Colombo. श्रीलंका में इन टाइडल वेव्स का बहुत नुकसान देखने को मिला था। लोग अपने घरों के मलबे पर चढ़ करके जा रहे थे। यहाँ देखो एक और इंडोनेशिया में डिस्ट्रक्शन, किस तरीके से कार जो है वो बाउंड्री से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ये इलेक्ट्रिक पोल गिर चुका है। तो दैट काइंड ऑफ डिवास्टेटिंग अपीयरेंसेस are shown due to the earthquake occurrence. Now frequency of earthquake occurrence, किस frequency पर earthquake जो है वो natural hazard बनता है? So the earthquake is natural hazard. This is the clear thing. If a tremor of high magnitude take place, it can cause heavy damage. और अगर magnitude ज़्यादा होता है तो ये काफी heavy damage करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। However, not all the parts of globe necessarily experience major shocks. We shall be discussing the distribution of earthquake and volcanoes with some detail in the next chapter. कहाँ कितना होता है ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Note that the quakes of high magnitude, that is 8+, are quite rare. वैसे अगर हम बता दें आपको कि 8 मैग्नीट्यूड से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी नोटेड होती है तो ये बहुत ही कम है, पर अगर ऐसा होता है तो काफी डिवास्टेटिंग होता है। They occur once in 1 to 2 years, whereas those of tiny types occur almost every minute. आपको पता है अर्थक्वेक लगभग हर मिनट आते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक साल 2 साल में ऑब्जर्व किया जाता है, और वो भी कितने हाई फ्रीक्वेंसी का? अगर 8+ की हाई फ्रीक्वेंसी है
तो वो बहुत रेयरली मेजर होते हैं, साल 2 साल में 1-2 बार। पर जो छोटे छोटे से क्विक होते हैं वो हर मिनट, क्योंकि हमारे अर्थ के इंटीरियर में हलचल जो है वो लगातार होती रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और वो चेंजेस शॉक के तौर पर, क्विक के तौर पर हमें ऑब्जर्व होते हैं, समटाइम ऑब्जर्व होते हैं, समटाइम नहीं भी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड बेसिकली द मेन इनडायरेक्ट सोर्स, दैट इज अर्थक्वेक। आज हमने एक इनडायरेक्ट सोर्स को काफी डिस्क्राइब करके आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और वो इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंफॉर्मेशन का, अर्थक्वेक। Hope you understand the entire interior related information well. Now thank you and have a nice day.